फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का इसमें चैप्टर 12 आज स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने 11 चैप्टर तक पढ़ लिया है और यूनिट हमारी 8वीं है जिसका नाम है परमाणु तथा नाभिक, और चैप्टर हमारा इसमें 12वां है परमाणु। ठीक है, और ये पूरी यूनिट जो है हमारी ये 8 नंबर की यूनिट है, परमाणु तथा नाभिक। इस चैप्टर में हमें केवल परमाणु के बारे में डिस्कशन करना है और चैप्टर 13 में हम नाभिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि परमाणु क्या होता है और परमाणु के बारे में हम लोग सिद्धांत वगैरह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये पढ़ेंगे कि आखिर परमाणु क्या चीज़ होती है। ठीक है, परमाणु क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। परमाणु क्या होता है? परमाणु को बोलते हैं इंग्लिश में एटम। ठीक, एटम बोलते हैं इसको। परमाणु क्या होता है? अगर मैं परमाणु की आपसे बात करूं तो आपको समझाने के लिए, अगर मेरे पास ये मार्कर है, ठीक, इस मार्कर को अगर मैं यहाँ इस बीच से तोड़ दूं, इसको आधा तोड़ दूं तो इतना बचेगा, इसको भी बीच में से तोड़ दूं तो इतना बचेगा, इसको तोड़ दूं इतना बचेगा, इसको तोड़ दूं इतना बचेगा, ऐसे तोड़ता जाऊं तो हमें इस मार्कर का एक ऐसा छोटा सा कण मिलेगा जिसको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर पाएंगे। उसी को क्या बोलते हैं? परमाणु। ऐसा नहीं है कि केवल ये मार्कर में ऐसा होगा, जो भी आप पदार्थ लोगे उस पदार्थ को तोड़ते जाओ, आप एक ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे, एक ऐसे कण पर पहुंचेंगे जिसको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु। अगर मैं परमाणु के यहाँ पर डेफिनेशन बताना चाहूँ तो ये बताऊंगा कि परमाणु जो होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे अति सूक्ष्म कण होता है जिसको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आज की मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात करें तो आज की डेट में हम परमाणु को भी विभाजित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में परमाणु को विभाजित कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को विभाजित कर सकते हैं। क्वार्क में मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में, ये किससे मिलकर बने होते हैं? क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। लेकिन हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो परमाणु को हमें क्या मानना है? एक अविभाज्य कण मानकर क्या करना है? पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो क्या होता है परमाणु? किसी भी पदार्थ का सबसे अति सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं जिसको हम और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। किसी पदार्थ बोले तो द्रव्य, मैटर, किसी पदार्थ के अति सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जिसको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो इस परमाणु के बारे में ही हमें डिस्कशन करना है इस पूरे चैप्टर में। ठीक, तो परमाणु के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बताया था तो वो बताया था डाल्टन ने। किसने बताया था? डाल्टन ने। लेकिन डाल्टन परमाणु के बारे में कुछ डीप बातें नहीं बता पाए थे। ठीक, सबसे पहले बताने का काम किसने किया था? डाल्टन ने। सबसे पहला जो सिद्धांत आया था परमाणु के ऊपर किसी का, वो किसका आया था? डाल्टन का। लेकिन डाल्टन के सिद्धांत से हमें बहुत सी बातें पता नहीं चल पाई। जो उस सिद्धांत की कमियां थी वो एक दूसरे वैज्ञानिक थे, रदरफोर्ड, उन्होंने इनको दूर किया था। उसके बाद एक तीसरे वैज्ञानिक आए रदरफोर्ड के बाद, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां रह गई थी उनको दूर किया था बोर ने, नील्स बोर ने। अब फिर बोर के परमाणु सिद्धांत की जो कमियां थी उनको दूर किया था समरफील्ड ने। ठीक, तो ये समय समय पर एक के बाद एक वैज्ञानिकों ने अपने अपने
तर्क, अपने अपने प्रयोगों के द्वारा परमाणु के ऊपर क्या की है, रिसर्च की है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक वैज्ञानिक, आगे वैज्ञानिक को हम पढ़ेंगे और पीछे वाले वैज्ञानिक को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक। क्योंकि डाल्टन अगर परमाणु के बारे में नहीं बताते कि परमाणु नाम की कोई चीज़ होती है, तो रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट कैसे करते, है ना। तो पीछे जो वैज्ञानिक करके आया है उसका भी उतना ही रोल होता है जितना कि नए वाले का, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में अगर हम बेसिकली बात करें तो हम दो चीज़ों के जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं, एक क्यों और कैसे, क्यों और कैसे, कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। अब डाल्टन ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो उनसे पूछा गया क्यों, उनके पास जवाब नहीं था, तो उस क्यों का जवाब और कैसे का जवाब रदरफोर्ड ने निकाला, और फिर रदरफोर्ड से फिर क्यों और कैसे पूछा गया, फिर उनके पास भी उसका जवाब नहीं था, फिर बोर आए, फिर उनसे क्यों और कैसे पूछा गया, उनके पास भी जवाब नहीं था। तो हम लोग करते क्या है फिजिक्स में, क्यों और कैसे, मतलब कोई भी चीज़ क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, इसके बारे में पढ़ते रहते हैं। और जैसे जैसे हम आगे पहुंचते हैं हमें एक नया क्यों पर हम क्या होंगे, आके फंस जाएंगे, फिर वहाँ से फिर आगे की रिसर्च शुरू होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पढ़ना है परमाणु के बारे में, किनका सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत, जो कि एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा आपके, ठीक है। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आखिर है क्या। पहले डाल्टन का पढ़ेंगे, फिर रदरफोर्ड का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बोर का पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का सिद्धांत और बोर का सिद्धांत आपके सिलेबस में है। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत या बोर के परमाणु सिद्धांत में से एक सिद्धांत हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले डाल्टन के बारे में समझते हैं कि डाल्टन ने क्या बताया था परमाणु के बारे में। लेकिन हाँ, सबसे पहले जो खोज हुई थी वो डाल्टन ने ही की थी परमाणु की। फिर उसके बाद रदरफोर्ड का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बोर का पढ़ेंगे। समरफील्ड का भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो सबसे पहला हमें परमाणु के संबंध में जो सिद्धांत पढ़ना है वो पढ़ना है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है, कि डाल्टन ने क्या बताया था परमाणु के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं इसको पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं, सबसे पहले डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु होता है, परमाणु पदार्थ बोले तो द्रव्य, पदार्थ का कैसा कण होता है, अविभाज्य। कैसा कण होता है, अविभाज्य कण होता है। कैसा कण होता है, अविभाज्य कण होता है। मतलब हम इसको और ज़्यादा सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो उससे ज़्यादा नहीं टूटेगा। ये बताया था डाल्टन ने कि इससे ज़्यादा हम उस परमाणु को नहीं तोड़ सकते। मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था, इस मार्कर को हम तोड़ते जाएं तो एक ऐसा कण हमें इसका मिलेगा कि उसके बाद हम उसको और ज़्यादा विभाजित नहीं कर पाएंगे। जहाँ विभाजित होना बंद होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, परमाणु। तो वही इसमें लिखा गया, परमाणु पदार्थ का कैसा कण होता है, अविभाज्य कण होता है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें, दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें, अगर मैं इस मार्कर की बात करूँ तो इस मार्कर में जितने भी परमाणु होंगे वो सब कैसे होंगे, एक समान। कैसे होंगे, एक समान। तो दूसरी बात डाल्टन ने ये बताई थी कि एक ही तत्व में उपस्थित जितने भी परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है। तो एक ही तत्व में सभी परमाणु एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक, एक समान होते हैं। अगर एक ही तत्व है उसमें जितने भी परमाणु होंगे वो सब हमारे कैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे, ठीक है। तीसरी बात करने से पहले हमारे पास ये दो मार्कर हैं, एक ये वाला मार्कर है, एक ये वाला मार्कर है। तो दो चीज़ें हैं अपने पास, इसके परमाणु अलग होंगे, इसके परमाणु अलग होंगे। तो तीसरी बात डाल्टन ने ये बताई थी कि
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। तो तीसरी बात मैं यहां पर लिख रहा हूं, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न बोले तो अलग अलग, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में अंतर होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में, परमाणुओं में अंतर होता है। ठीक है, तो दो तत्व है हमारे पास, अलग अलग हैं दोनों, तो दोनों के परमाणु कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, नंबर 3, सॉरी नंबर 4, नंबर 4 क्या होता है, चौथी बात डाल्टन ने ये बताई थी कि जब परमाणुएं आपस में जुड़ती हैं, तो परमाणुएं जुड़ जुड़ के क्या बनाती हैं, अणु बनाती हैं। जुड़ जुड़ के क्या बनाती हैं, अणु बनाती हैं। इस प्रकृति में जो कुछ भी है वो परमाणुओं से, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर क्या बना है, ये पूरा पूरा ब्रह्मांड बना है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर। ठीक है, अब परमाणु जब अणु बनाते हैं तो हमारे समान प्रकार के भी परमाणु जुड़ सकते हैं और असमान प्रकार के भी जुड़ सकते हैं। जैसे मैं समझाने के लिए ऐसे बताऊं आपको, जैसे बताइए ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। क्या होता है, O2 ऑक्सीजन का फॉर्मूला है। तो O2 में आप देख सकते हो दो परमाणु हैं, एक ऑक्सीजन का परमाणु और ये दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु। तो यहाँ पर दोनों परमाणु हमारे कैसे हैं, एक समान है। अब अगर मैं H2O की बात करूँ, H2O, तो इस H2O में देखो दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। तो यहाँ परमाणु हमारे कैसे हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग हैं कि नहीं है, कैसे परमाणु हैं, हमारे अलग अलग परमाणु हैं। तो अणु बनाने के लिए जब समान या असमान प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं, आपस में संयोग करते हैं, तब क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। तो चौथी बात क्या थी, जब समान या असमान, जब समान या असमान, जब समान या असमान परमाणु, परमाणु आपस में जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, तब क्या बनते हैं, तब अणु बनते हैं, तब अणु बनते हैं। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया। तब क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। ठीक है, तो समान प्रकार के परमाणु भी जुड़ सकते हैं और असमान प्रकार के परमाणु भी जुड़ सकते हैं। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल्स के लिए पूछूं, आप मुझे बताइए C12H22NO11, इसमें परमाणु हैं, 12 कार्बन के परमाणु हैं, 22 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 11 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो ये बन रहा है, कुछ नया बन रहा है। ये फिलहाल ये चीनी का फॉर्मूला होता है, सुक्रोज का। यहां पर इसको बनाने में कौन कौन से परमाणु भाग लिए हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। जब इतने परमाणु जुड़ेंगे, जब 12 परमाणु कार्बन के, 22 परमाणु हाइड्रोजन के, 11 परमाणु ऑक्सीजन के, तब हमारा क्या बनेगा, चीनी का एक अणु बनेगा। तो बताइए यहाँ चीनी के एक अणु को बनाने में समान प्रकार के परमाणु हैं कि असमान प्रकार के परमाणु हैं? सारे असमान परमाणु है ना, तो समान भी हो सकते हैं और असमान परमाणु भी हो सकते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं, वो अणु बनाते हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट में लिखता हूं यहां पर, लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट लिखता हूं मैं। परमाणु को किसी भी भौतिक विधि या रासायनिक विधि के द्वारा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है।
नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, चौथी बात ये बताई थी किसने, डाल्टन ने, कि परमाणु को ना तो हम किसी भौतिक विधि के द्वारा और ना तो किसी हम रासायनिक विधि के द्वारा ना तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। भौतिक विधि का मतलब होता है, मतलब फिजिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट के द्वारा ना तो हम परमाणु बना सकते हैं ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। और रासायनिक का मतलब होता है केमिकल का यूज करके हमने इसमें ये मिलाया, इसमें ये मिलाया, मिला के कुछ नया बना दिया। तो परमाणु ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम परमाणु को नष्ट कर सकते हैं। ठीक, मतलब अगर हम यहां पर बात करें तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर बात चल रही है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। लेकिन हम आज की मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करें तो परमाणु को नष्ट किया जा सकता है और परमाणु को उत्पन्न भी किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, E बराबर mc स्क्वायर। क्या होती है? E बराबर mc स्क्वायर। ये आइंस्टीन, जब ये आइंस्टीन से पहले की बात है ये, ठीक है। इसलिए ये डाल्टन ने इसको लिखा था कि हम परमाणु को किसी भौतिक विधि द्वारा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना रासायनिक विधि द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। लेकिन आइंस्टीन की समीकरण से हम देखें तो इस आइंस्टीन की समीकरण हमारी ये कहती है, ऊर्जा द्रव्यमान की समीकरण, कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, जैसे ये मार्कर है अपने पास, ठीक है, इसका कोई द्रव्यमान है, इसको जब हम नष्ट करेंगे, क्या नष्ट नहीं कर सकते हम इसको? कर सकते हैं। इसको जला दो, जब हम इसको जलाएंगे, इस द्रव्यमान को जब हम नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी। अब जब ऊर्जा को नष्ट करते हैं तो द्रव्यमान मिलता है, ये समीकरण बताती है। अब हम इसको नष्ट करेंगे, देखो ऊर्जा कैसे मिलेगी। इसको हम कैसे नष्ट कर सकते हैं? इसको गर्म कर दो, जला दो। तो जब हम इसको जलाएंगे तो हमें द्रव्यमान नष्ट हो जाएगा इसका और कुछ मिलेगा हमें। देखो क्या मिलेगा, जब हम इसको जलाएंगे ना तो प्रकाश उत्पन्न होगा, है ना। तो जलाने से ये द्रव्यमान जो नष्ट हो रहा है हमारा, वो प्रकाशीय ऊर्जा हमको देगा, प्रकाश ऊर्जा देगा। दूसरी कौन सी ऊर्जा देगा? हीट मिलेगी, हीट। जब हम इसको जलाएंगे, जहाँ आग लगेगी वहाँ हल्की सी गर्माहट होगी, हीट मिलेगी हमको, है ना। नंबर तीन प्रकाश मिलेगा, चारों तरफ हल्की सी रोशनी भी होगी। तो ये क्या मिल रहा है हमें? ऊर्जा मिल रही है ना। तो द्रव्यमान को जब हम नष्ट करते हैं ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा को नष्ट करते हैं द्रव्यमान मिलता है ना। लेकिन ये बात डाल्टन ने जब बताई थी, उस समय आइंस्टीन का कुछ नामो निशान नहीं था, तो ये बात उस समय के लिए वैलिड है। ठीक, तो ये हमारा सिद्धांत था किसका? डाल्टन का। परमाणु के संबंध में ये डाल्टन का सिद्धांत यही था बस। ठीक है, आगे इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया था किसने? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत आपके सिलेबस में है। रदरफोर्ड के बाद हम पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। इन दोनों में से एक आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले आप इसको लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे रदरफोर्ड का प्रयोग। पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ने से पहले हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा रदरफोर्ड का प्रयोग। कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था परमाणु के संदर्भ में। ठीक है, क्या था वो एक्सपेरिमेंट, क्या था वो प्रयोग? उस प्रयोग के आधार पर ही रदरफोर्ड ने परमाणु का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो पहले इनका हम प्रयोग पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम इनका क्या पढ़ेंगे? परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था? इसके लिए रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का यूज़ किया था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से खुद की चमक निकलती है। विकिरण होता है इनके पास, विकिरण निकलता रहता है इनमें से, चमक उत्सर्जित होती है, निकलती रहती है प्रकाश। अगर आप इसको एक बंद कमरे में अंधेरा कर दोगे और इनको रख दोगे तो ये पदार्थ आपको चमकता हुआ प्रतीत होगा, चमकता हुआ लगेगा। ठीक है, उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक, रेडियो एक्टिव पदार्थ। और रदरफोर्ड ने जिस पदार्थ को यूज़ किया था वो बिस्मिथ पदार्थ लिया था। और इन पदार्थों को हमेशा एक हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स में
बंद करके रखते हैं, जिससे क्या हो, इनकी जो चमक है वो फीकी ना पड़े, जैसे ही वैसे का वैसे ही रहे। ठीक है। ये तो यहाँ पर एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर क्या रखा है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा हुआ है। किसका पदार्थ है, ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा हुआ है। यहाँ पर ये रख दिया हमने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, जिनके अंदर से खुद की चमक उत्सर्जित होती है। ये क्या है हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ, और ये कौन सा है, Bi। इसको बोलते हैं बिस्मिथ। क्या बोलते हैं इसको, बिस्मिथ। ये बिस्मिथ हो गया। और इसके सामने रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी लगाई। यहाँ पर किसकी पन्नी थी ये, सोने की, गोल्ड फॉइल, सोने की पन्नी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि रदरफोर्ड ने यहाँ पर सोने की ही पन्नी क्यों ली, कुछ और ले सकते थे, इतना महंगा है सोना। लोहे की ले सकते थे, एल्यूमिनियम की ले सकते थे, चांदी की ले सकते थे, बट सोना ही क्यों, क्या रीज़न था सोना लेने का, यहाँ पर एक सवाल है। तो सोने में कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। क्या खास प्रॉपर्टी होती है, जो सोना होता है इसकी आघात वर्धिता बहुत ज़्यादा होती है। आघात वर्धिता का मतलब होता है हम इस लोहे को पीट पीट के बहुत ही बारीक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक कर सकते हैं। मतलब इस दुनिया का सबसे आघातवर्ती धातु होता है सोना, उसके बाद होता है चांदी। मतलब हम सोने को पीट के इतना बारीक कर सकते हैं, उसके बाद भी उसकी जो लेयर है वो फटेगी नहीं। ठीक, तो ये खास बात थी रदरफोर्ड के सोने की पन्नी लेने के पीछे। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आघातवर्ती धातु कौन सी होती है प्रकृति की, सोना। और ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा एक तार बना सकते हैं। उसको खींच के क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है। तो ये पीछे था इस सोने की पन्नी लेने का कारण, क्योंकि जितनी बारीक ये पन्नी होगी रिजल्ट हमें उतने ही अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये था सोने की पन्नी लेने का रीज़न। और फिर उसके बाद इसके पन्नी के चारों ओर, इस पन्नी के चारों ओर रदरफोर्ड ने क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट को लगा दिया। ये पन्नी के चारों ओर रदरफोर्ड ने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। ये कौन सी प्लेट है, ये है फोटोग्राफिक प्लेट। और इस प्लेट के चारों ओर रदरफोर्ड ने एक लेप लगाया था। किसका लेप, ZnS का, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड क्या होता है, जिंक सल्फाइड एक ऐसा पदार्थ होता है जब इसके ऊपर अल्फा किरणें पड़ती हैं तो ये जिंक सल्फाइड क्या होता है, चमकने लगता है। क्या होने लगता है, चमकने लगता है। जैसे वो आती थी हमारे पास CFL, शीशे वाली, अब तो फिलहाल वो वाली आ गई है, शीशे वाली CFL आती थी। तो CFL के भीतर उसका जो नली होती थी उसके अंदर एक वाइट कलर का एक पाउडर निकलता था। वो पाउडर हमारा कौन सा होता था, जिंक सल्फाइड। ठीक है, क्या होता था, जिंक सल्फाइड। और यहाँ पर रदरफोर्ड ने एक सूक्ष्मदर्शी लगाया था। सूक्ष्मदर्शी क्या करने के लिए, रिजल्ट्स को, परिणाम को देखने के लिए कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पर एक क्या लगा दिए, ये रदरफोर्ड एक सूक्ष्मदर्शी लगा दिए, जिससे ये यहाँ से ये पता कर सके कि अंदर कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं। ये क्या है, सूक्ष्मदर्शी है। ये क्या है, सूक्ष्मदर्शी। क्या है ये, सूक्ष्मदर्शी। ठीक। अब वो जैसे ही रदरफोर्ड ने, हाँ यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने और लगाई थी, ये है एब्जॉर्बर। ये ऐसे लगा दिए इन्होंने यहाँ पर। इनका क्या काम था, एब्जॉर्बर। ठीक है, इनका क्या काम था। अब जैसे ही हम इस बॉक्स को खोलेंगे तो इस बॉक्स में से क्या निकलेंगे, विकिरण निकलेंगे। विकिरण बोले तो अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण क्या निकलेंगे यहाँ से,
अल्फा कण। अब जब ये अल्फा कण निकलेंगे तो ये इधर उधर फैलेंगे, किधर फैलेंगे, इधर उधर फैलेंगे ये अल्फा कण। तो ये अल्फा कण इधर उधर ना फैलें, इनको अवशोषित करने के लिए हमने ये क्या लगाए हैं, एब्सॉर्बर लगाए यहाँ पर, ये जिससे क्या हो, ये जो विकिरण जो फैलेगा वो क्या हो जाए, इनके द्वारा अवशोषित हो जाए और बहुत ही कम विकिरण किया जाए, सामान्य जाए, क्योंकि जितना कम जाएगा विकिरण उतना ही बेटा हमें अच्छा रिजल्ट वहां पर क्या होने वाला है, प्राप्त होने वाला है। क्योंकि ज़्यादा अगर प्रकाश होगा हम देख ही नहीं पाएंगे कहाँ कहाँ क्या कौन सी घटनाएं हो रही हैं। तो इनको ये जो फैल रहे, यहाँ से जो विकिरण फैलेगा उनको अवशोषित करने के लिए हमने ये एब्जॉर्बर लगाए हैं। ठीक, अब क्या होगा, जो बचा कुचा विकिरण जब आगे जाएगा तो कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं। पहली घटना इन्होंने क्या नोट करी थी, देखिए बहुत से पार्टिकल जो थे, ज़्यादातर जो पार्टिकल थे, ज़्यादातर पार्टिकल वो क्या होते हैं, ये बिल्कुल सीधे ही निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं, ये निकल गए सीधे। और बहुत ही कम अल्फा कण, बहुत ही कम अल्फा कण क्या होते हैं, इधर उधर कोण पर क्या होते हैं, इधर उधर कोण पर विक्षेपित होते हैं। ज्यादातर पार्टिकल हमारे क्या हुए, अल्फा पार्टिकल क्या हुए, सीधे निकल गए, और बहुत ही कम अल्फा कण क्या हुए, इधर उधर कोण पर विक्षेपित हो गए। और लाखों कणों में से एक कण, लाखों कणों में से एक कण जिस रास्ते पर गया था टकराकर उसी रास्ते पर कहाँ आ गया, वापस आ गया। तो रदरफोर्ड ने अंदर यहाँ से जब इन्होंने देखा तो इनको 3 प्रकार की घटनाएं होती हुई दिखी। सबसे पहली घटना कि जो अधिकांश जो अल्फा कण थे, ज़्यादातर जो अल्फा कण थे वो क्या हो गए थे, बिल्कुल सीधे निकल गए। कैसे निकल गए, बिल्कुल सीधे निकल गए। दूसरी बात, बहुत ही कम अल्फा कण क्या हुए, अपने रास्ते से विक्षेपित हो गए। अपने रास्ते से इनको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये मुड़ गए। और तीसरी बात इन्होंने ये नोट की, लाखों कणों में से एक आध कण ऐसा था, मतलब 1 या 2 कण ऐसे थे जो जिस रास्ते पर गए थे वापस उसी रास्ते पर लौट आए। तो यहां 3 प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, तो यहां से रदरफोर्ड ने 3 रिजल्ट निकाले। सबसे पहला रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अधिकांश अल्फा कण थे वो क्या हो गए थे, बिल्कुल सीधे निकल गए। यहां से रदरफोर्ड ने यह बताया कि अधिकांश अल्फा कण सीधे इसलिए निकल गए क्योंकि जो परमाणु होता है इसका अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला होता है। इसलिए ये कण क्या हो गए हैं, बिल्कुल सीधे निकल गए हैं। क्या निकल गए हैं, बिल्कुल सीधे निकल गए हैं। अगर खोखले नहीं हो तो टकराते तो इधर उधर मुड़ जाते कहीं। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने कि ये जो सीधे निकल रहे हैं इसका मतलब ये है कि परमाणु का अधिकांश जो भाग है वो कैसा है, खोखला है, खोखला, हॉलो, कुछ नहीं है उसके अंदर। कैसा है, बिल्कुल खोखला है। ठीक, और दूसरे कण ये जो मुड़ रहे हैं, दूसरे कण क्या है, ये जो विक्षेपित हो रहे हैं, बहुत ही कम कोण अपने रास्ते से क्या हुए, विक्षेपित हुए। यहां से रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला, यह रिजल्ट निकाला कि परमाणु में एक ऐसा भारी, परमाणु में एक भारी और इसके सेंटर पे एक ऐसा भाग मौजूद है जिस पर कैसा आवेश है, धनावेश है। कैसा आवेश है, धनावेश है। इसलिए ये कण क्या हुए, इधर उधर मुड़ गए हैं। ठीक, और तीसरा रिजल्ट क्या था, लाखों कणों में से केवल एक ही कण ऐसा था जो टकरा के वापस आया। इससे रदरफोर्ड ने यह बताया कि यह टकरा के इसलिए आया है, जो परमाणु है इसके सेंटर में एक ऐसी जगह है जहां पर इसका पूरा का पूरा जो द्रव्यमान है वो क्या है, केंद्रित है। पूरे परमाणु का द्रव्यमान क्या है, केंद्रित है। और उस पर कैसा आवेश है, धनावेश है। इसी से टकरा के ये क्या हुआ है, वापस आया है। तो ये निष्कर्ष निकाले थे कितने, रदरफोर्ड ने।
पहले निष्कर्ष हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग परमाणु रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिख लेंगे। ठीक है, आई होप बेटा आपके ये समझ में आ गया होगा। यहाँ 3 प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। सीधा निकलने का कारण क्या है कि खोखला है। ये जो मुड़े हैं इसका मतलब ये है कि इसके नाभिक के सेंटर में एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिस पर कैसा आवेश है, धनावेश है, और वो बहुत छोटा है। ठीक है, और हाँ तीसरी बात, ये जो टकरा के वापस आए हैं इसका मतलब ये है कि इसके सेंटर में पूरा का पूरा द्रव्यमान, सबसे भारी चीज़ कहाँ है, इसके सेंटर में है। और रदरफोर्ड ने ये भी बताया था कि यहाँ पर परमाणु का जो आयतन होता है, किसका आयतन, परमाणु का जो आयतन होता है, उसके आयतन की तुलना में जो नाभिक का आयतन है वो क्या है, नगण्य है। नगण्य बोले तो ना के बराबर। आप ऐसे समझ लो, आप जिस कमरे में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके कमरे को परमाणु मान लिया जाए तो नाभिक पता क्या होगा, आपके पेन की जो निप है जिससे हम लिखते हैं, जहाँ पेन का पॉइंट होता है, या सुई की नोक बोल सकते हो आप, सुई की नोक जो होती है, आपका जो कमरा है जिसमें बैठ के आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर वो परमाणु है, अगर वो क्या है, परमाणु है, तो नाभिक क्या होगा, वो सुई की नोक। कहाँ परमाणु और कहाँ सुई की नोक, उसके कंपैरिजन में सुई की नोक क्या हो गई, नगण्य हो गई। ठीक है, तो पहले ये निष्कर्ष हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। के 3 निष्कर्ष थे। पहला निष्कर्ष क्या था, डायग्राम के बाद आपको ये लिखना है। ठीक, तो कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना किया था, अधिकतम लगभग 99% अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए कहाँ निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। यहाँ से रदरफोर्ड ने ये बताया कि जब सीधे निकल रहे हैं कण, तो इसका मतलब ये है कि परमाणु जो है हमारा, वो ज़्यादातर कैसा भाग है उसका, खोखला है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। नंबर 2, बहुत ही कम अल्फा कण ऐसे थे जो विक्षेपित हुए। विक्षेपित का मतलब इधर उधर मुड़ जाना, विक्षेपित हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु के मध्य बहुत छोटा एवं भारी भाग पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, लाखों कणों में से केवल 1 या 2 कण ऐसे थे जो टकरा कर वापस उसी रास्ते पर लौट आते हैं। इस आधार पर रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि जो नाभिक का जो आयतन होता है यार, तो नाभिक का जो आयतन होता है वो परमाणु के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक, तो ये होगा रदरफोर्ड के निष्कर्ष। अब हम क्या लिखेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। इन निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना क्या सिद्धांत निकाला था, ये हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। अगर बोर्ड एग्जाम में रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत आता है, अगर आपको लगता है कि हम ये डायग्राम बना के ये पॉइंट लिख सकते हैं तो आप लिख देना, वरना केवल आप क्या लिख के आएंगे, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। अब हम इसमें पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के बाद परमाणु के बारे में कौन कौन सी बातों के बारे में बताया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत है। पहली बात रदरफोर्ड ने ये बताई थी, सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एवं संपूर्ण धनावेश, संपूर्ण द्रव्यमान एवं संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में क्या रहता है, स्थिर रहता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि परमाणु का
जो भी द्रव्यमान होता है या उस पर जो भी धनावेश होता है, वैसे परमाणु हमारा उदासीन होता है, लेकिन हम धनावेश की बात करें, उस धनावेश को बैलेंस करता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो जो भी उस पर धनावेश होता है वो पूरा का पूरा धनावेश कहाँ होता है, उसके सेंटर पे, और सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक। और पूरा परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, पूरा का पूरा द्रव्यमान कहाँ पर होता है, उसके कहाँ पर होता है, उसके केंद्र में, मतलब नाभिक में। ठीक, तो पहली बात ये थी। ध्यान की दूसरी बात है कि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर तथा नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, 15 मीटर होती है। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट है इसका। नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10, और जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो अगर हम इसको इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 10⁵ गुना, यानी 1,00,000 गुना परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो नाभिक की त्रिज्या से ज़्यादा होती है। अगर हम किसी का 1,00,000 गुना कर देंगे तो वो चीज़ बहुत छोटी हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको बताया था, जो परमाणु का जो आकार होता है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जिस कमरे में बैठ के आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस कमरे को अगर हम नाभिक परमाणु मान लें और आपके पास एक सुई हो, सुई की जो नोक होती है वो क्या होगा, वो हमारा नाभिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट यही है, 1,00,000 गुना परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से ज़्यादा होती है। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 1,00,000 गुना परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है या कम होती है ना। तीसरी बात क्या है इसकी, विभिन्न परमाणुओं के नाभिकों में धनावेश का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक, कैसे होता है, अलग अलग होता है। देखिए, अगर मैं इसके परमाणु की बात करूं और इस वाले मार्कर के परमाणु की बात करूं तो दोनों के परमाणु हमारे अलग अलग होंगे। परमाणु अलग अलग क्यों होंगे, क्योंकि उनमें जो नाभिक होंगे, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या होगी, ये सब क्या होगी, अलग अलग होगी। और किसी भी परमाणु का जो धनावेश होता है वो डिपेंड करता है प्रोटॉनों की संख्या पर। तो जब विभिन्न परमाणु हैं हमारे, तो उनमें नाभिक जो होंगे उनमें धनावेश भी हमारा क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा आवेश। प्रोटॉनों की संख्या जब अलग अलग होगी तो उसमें धनावेश भी क्या होगा, अलग अलग होगा। चौथा पॉइंट क्या है इसमें, लिखता हूं कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गतिमान रहते हैं, इलेक्ट्रॉन गतिमान रहते हैं। नाभिक के चारों ओर, जैसे इसको अगर मैं नाभिक बोल दूं तो इसके चारों ओर इस टाइप से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ ये घूमते रहते हैं। अगर मैं इसको नाभिक बोल लूं, इसको अगर हम नाभिक मान लें तो इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, ये परिक्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं इसके चारों ओर। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गतिमान रहते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट है इसमें,
अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु हमारा उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है उस पर किसी प्रकार का कोई आवेश ना हो। लेकिन नाभिक क्या है, नाभिक में हमारा धनावेश होता है। नाभिक में क्या होता है, धनावेश होता है। यानी इसमें कुछ ऐसी चीज भी है जो धनावेश को बैलेंस कर रही है। और बैलेंस कौन करती है, इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है वो नाभिक के धनावेश को क्या करता है, संतुलित करता है। इसीलिए जो हमारा परमाणु है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। तो 5वां पॉइंट इसमें वही है हमारा, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश नाभिक के धनावेश को, नाभिक के धनावेश को क्या करता है, संतुलित करता है, संतुलित करता है। इसीलिए करता है, इसीलिए संतुलित करता है। इसीलिए परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। परमाणु हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, और इसका 6वां पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट है ये। ठीक है, ये 5 बातें हो चुकी हैं अब तक। 6वां पॉइंट क्या कहता है कि नाभिक और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के बीच का जो स्थान होता है वो कैसा होता है, रिक्त होता है, खाली होता है। ठीक है, तो लास्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों के बीच का स्थान, इलेक्ट्रॉनों के बीच का स्थान रिक्त होता है, रिक्त होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा नाभिक है, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे घूम रहे हैं, या बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है तो ये स्थान बीच में क्या होगा, बिल्कुल पूरा का पूरा खाली होगा, कि यहां कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमारा रदरफोर्ड का सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत। अगर एग्जाम में आता है तो केवल आप ये 6 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, 6 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ये सबसे पहला पॉइंट क्या था, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण जो धनावेश होता है वो कहां पर होता है, इसके नाभिक में ही होता है। टोटल धनावेश और टोटल जो इसका जो द्रव्यमान है, टोटल द्रव्यमान, वो नाभिक में ही होता है अंदर। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट है, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है लगभग में। ठीक है, मतलब 1,00,000 गुना त्रिज्या जो है परमाणु की ज्यादा होती है नाभिक से। तीसरा पॉइंट है इसमें, विभिन्न परमाणुओं के नाभिकों के धनावेश का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। चौथा पॉइंट क्या लिखी थी इसमें, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गतिमान रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश नाभिक के धनावेश को संतुलित करता है। यहाँ आवेश की जगह हम लोग लिख सकते हैं ऋणावेश। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऋणावेश लिखेंगे, ऋणावेश, यहाँ ऋणावेश लिख देते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश नाभिक के धनावेश को संतुलित करता है, इसलिए परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। और लास्ट पॉइंट, नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नाभिक और इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा होता है, इनके बीच का जो स्थान होता है वो क्या होता है, रिक्त होता है, खाली होता है। ठीक, तो ये हमारा रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। इस सिद्धांत की कुछ कमियां हम लोग देख लेते हैं जिसको रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, और फिर उन कमियों को दूर किया था नील्स बोर ने। पहले इनकी कमियां पढ़ लेते हैं, वो कमियां क्या थी, फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। इसमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां हम लोग पढ़ लेते हैं। इस मॉडल में 2 कमियां थी जिनको रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे। सबसे पहली थी परमाणु के स्थायित्व के संबंध में। मतलब क्या है इसका, नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से विद्युत चुंबक की तरंगें लगातार उत्सर्जित होनी चाहिए।
इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि होने के कारण उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या लगातार कम होती जानी चाहिए और फाइनली जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा नाभिक में गिर जाएगा तो क्या होगा, उस परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा परमाणु। लेकिन परमाणु ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही समाप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन कब तक घूमेगा, ये एक समय ऐसा आना चाहिए जिसकी ऊर्जा लगातार कम होनी चाहिए। जैसे अभी ये यहाँ पर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इतनी त्रिज्या पे घूम रहा है, ये लगातार इसकी ऊर्जा कम होनी चाहिए। त्रिज्या कम होते होते क्या होना चाहिए, ये इसके अंदर फाइनली गिर जाना चाहिए। और हम लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है तो इसकी गति में क्या होगा, त्वरण होगा। मतलब जो त्वरित आवेश जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है, जो हम चैप्टर 8 में पढ़ के आए थे। और फाइनली इस इलेक्ट्रॉन को घूमते हुए इसकी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कम होते होते इसको नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब रदरफोर्ड से इसके बारे में पूछा गया तो रदरफोर्ड इसके बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, ठीक है। दूसरा इसमें लिखा है रेखीय स्पेक्ट्रम के संबंध में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये होता क्या है, रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या लगातार बदलती रहेगी। जब त्रिज्या बदलेगी तो उसकी आवृत्ति भी बदलेगी। आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन इतनी बड़ी त्रिज्या में घूम रहा है, ये ठीक है, यहाँ पर घूम रहा है, तो यहाँ पर इसको एक चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पर अगर जितनी त्रिज्या कम होती जाएगी और वैसे वैसे क्या होगा, इसकी आवृत्ति बदलती रहेगी। और जब आवृत्ति बदलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करेगा अलग अलग आवृत्ति की। तो यहाँ पर जो वो स्पेक्ट्रम बनेगा, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो एक के बाद एक जो पैटर्न बनेगा वो सतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। लेकिन वो कॉन्टिन्यूस ना होकर हमारा कैसा होता है, वो रेखीय होता है। रेखीय होता है। जैसे यहाँ पर हमारी रेडियो तरंगें प्राप्त हुई, उसके जस्ट बाद हमें कौन सी प्राप्त होनी चाहिए थी, कोई दूसरा विकिरण प्राप्त होना चाहिए था, उसके जस्ट बाद तीसरा प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन क्या आ रहा था, गैप आ रहा था, या बीच में तो गैप नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो ये दो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां हैं जिनको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक तीसरे वैज्ञानिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत के बाद हम इसमें नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत डिस्कस करेंगे। तो नील्स बोर ने रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें जो कमियां थी उनको ही दूर किया था नील्स बोर ने अपने परमाणु सिद्धांत में, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं सन 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया, ठीक है, दूर किया। यह सिद्धांत निम्न प्रकार है। यह सिद्धांत निम्न प्रकार है। यह सिद्धांत निम्न प्रकार है, ठीक, निम्न प्रकार है। तो पहली बात नील्स बोर ने देखिए क्या बताई थी। नील्स बोर ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन हर कक्षा में चक्कर नहीं लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, और इन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो स्थिर रहती है। मतलब ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक। तो क्या था पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कुछ
निश्चित इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं की ऊर्जा क्या रहती है? स्थिर रहती है। इन कक्षाओं की ऊर्जा क्या रहती है? स्थिर रहती है। और इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हर कक्षा में चक्कर नहीं लगाता है। बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं और इन कक्षाओं की जो ऊर्जा होती है वो हमेशा निश्चित रहती है। ठीक है। और इन कक्षाओं में अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा गति कर रहा होगा, घूम रहा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करेगा और इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा नाभिक के अंदर नहीं गिरता है और उसका अस्तित्व जो होता है वो बना रहता है। ठीक है। मतलब जो अभी हमने रदरफोर्ड की पहली बात लिखी थी, पहली कमी लिखी थी, उस पर ही यहाँ पर ये बात अप्लाई होती है। दूसरा था इलेक्ट्रॉन केवल, दूसरा पॉइंट है इसमें, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π के किस में पाया जाता है? गुणज में पाया जाता है। गुणज में पाया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिनका कोणीय संवेग कितना हो? h/2π के गुणज में हो। उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और किसी कक्षा में नहीं घूमेंगे। जैसे इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, mvr इक्वल टू h/2π। तो मान लेते हैं इसमें कि कोई इलेक्ट्रॉन हमारा nवीं कक्षा में घूम रहा है। कौन सी कक्षा में घूम रहा है? nवीं कक्षा में। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? rn, और वेग कितना हो जाएगा? vn। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, उस कक्षा के लिए निकाल सकते हैं कि कौन सी कक्षा होगी, कौन कौन सी कक्षाएं हो सकती हैं, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। ये आगे अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज हमें करना है। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग हमारा कितना होता है? h/2π के गुणज में होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जहाँ अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर m क्या है? ये m है हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या है ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा ये। और ये जो Vn क्या है? Vn ये है nवीं कक्षा में, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। और ये Rn क्या है? Rn है आपका nवीं कक्षा की
त्रिज्या, एन भी कक्षा की ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, और ये एन कक्षा हो जाएगी ये, और एच क्या है, एच, यहाँ पहले एन लिख देता हूँ मैं, एन क्या है, ये हमारी एन भी कक्षा है, एन भी कक्षा या एनवा कोश, और एच क्या है, एच, एच है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। तो यहाँ तक हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और इन कक्षाओं में चक्कर लगाने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो क्या रहती है, वो उत्सर्जित नहीं होती, स्थायी रहती है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π के गुणज में पाया जाता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें लिखते हैं, निश्चित कक्षाओं में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है, और उसका अस्तित्व क्या होता है, लगातार बना रहता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट कि निश्चित कक्षाओं में घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करता है, जिस कारण उस इलेक्ट्रॉन का जो अस्तित्व है वो बना रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। एक लास्ट हमें इसमें चौथा पॉइंट और डिस्कस करना है, पहले आप ये नोट करेंगे, मैं फिर इसके बाद इसमें चौथा पॉइंट लिखता हूँ। इस सिद्धांत का चौथा और आखिरी पॉइंट है, इसमें है जब परमाणु को ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकता है और दोबारा अपनी कक्षा में लौट आता है। लौटते समय जो ऊर्जा की जो हानि होती है, जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे ये हमारे पास कोई नाभिक है, ये इसका कक्षाएं होंगी चारों तरफ इसके, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे गतिमान होंगे। आप सपोज करिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था, ये इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली, क्या मिल गई, इसको ऊर्जा मिल गई, ऊर्जा। अब ऊर्जा कैसे मिली होगी इसको, हो सकता है किसी ने इसको गर्म कर दिया हो, इसके ऊपर प्रकाश पड़ गया हो, या किसी ने इसको पकड़ के कहीं पर रगड़ दिया हो, तो इनके इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिल जाएगी। जैसे मैंने मान लिया कि इसको मैंने गर्म कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको जब ऊर्जा मिलेगी तो ये अपनी कक्षा में नहीं रहेगा, जहाँ पर ये पहले था ऊर्जा लेने के बाद ये वहाँ नहीं रहेगा, ये अपने से ऊपर वाली कक्षा में जाएगा। और ये बात हमारी सामान्य ज़िंदगी में भी अप्लाई होती है कि किसी को जब ऊर्जा मिलती है, पैसा मिलता है, तो वो हमेशा जहाँ होता है उससे ऊपर जाने की कोशिश करता है ना। तो यहाँ से कहाँ जाएगा, ये ऊपर वाली कक्षा में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से कहाँ चला जाता है, अपने ऊपर वाली कक्षा में चला जाता है। और यहाँ पर ये कितने समय रहता है, बस 10⁻⁻8 सेकेंड। इतने समय रुकने के बाद तुरंत अपनी पुरानी कक्षा में लौट आता है। दोबारा कहाँ लौट आता है, अपनी पुरानी कक्षा में। बहुत ही कम टाइम है, 10⁻⁸ सेकेंड है, हम महसूस भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा मैं तो कब गया कब लौट के आया, इतना कम टाइम है ये, लेकिन जाता है और लौट के आता है। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इसकी जो भी ऊर्जा रही होगी, इसको ऊर्जा मिलने के बाद ये कहाँ गया, ऊपर गया। और जब इतने समय रुकने के बाद जब दोबारा आता है तो ऊर्जा का जो लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा ज़्यादा है, यहाँ ऊर्जा कम है, और यहाँ ऊर्जा फिर से खर्च करके आएगा ये। तो खर्च जब ऊर्जा होती है, इसकी ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है वो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है।
ठीक है, तो इसमें वही पॉइंट लिखा हुआ है, जब परमाणु को ऊर्जा मिलती है तब इसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ देता है और अपने से ऊंची वाली कक्षा में कूद जाता है और वहां पर 10⁻⁸ सेकेंड रुकता है और रुकने के बाद तुरंत अपनी पुरानी कक्षा में आता है और लौटते समय इसकी जो ऊर्जा में जो लॉस होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है। ठीक, तो ये था हमारा बोर का परमाणु मॉडल, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो बोर का परमाणु मॉडल या फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इन दोनों में से एक ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दो कमियाँ हैं नील्स बोर के परमाणु मॉडल की, उनको लिख लेते हैं, फिर आज की क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं। नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियाँ, यहाँ परमाणु मॉडल की जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल है इसमें दो कमियां हैं। सबसे पहली कमी इसमें क्या है, नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है ये केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के समान परमाणुओं पर लागू होता है बस। ठीक है, तो बोर का परमाणु मॉडल केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान परमाणुओं पर लागू होता है। दूसरी इसमें कमी है, यह सिद्धांत हाइगेंस के अनिश्चितता के सिद्धांत का खंडन करता है, मतलब इसके अपोजिट है ये। ठीक, तो इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था, परमाणु क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था, फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत और नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। बोर्ड एग्जाम के लिए रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत या नील बोर का परमाणु सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के लिए कुछ प्रूफ वगैरह करेंगे कि किस त्रिज्या में किस कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होगी, उसका वेग कितना होगा, ये सब हम लोग निकालेंगे। उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, ये सब कुछ हम लोग याद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुँच जाए। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।